सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल फैक्ट साइंस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत और आभार। डियर, हमने पिछली वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली थी और हम उसी टॉपिक को आज इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं, तो आपकी स्टडी में हेल्प के लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आप अपना चाहे तो कॉपी पेन पेपर साथ में रखेंगे ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, पॉइंट हो, आप उसको नोट कर सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्लोन क्यों नहीं बनते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे चर्चा नहीं करेंगे, अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, लैंगिक जनन को सुविधा के लिए 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसको समझने के लिए 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें 3 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले निषेचन से पूर्व की घटनाएं, यानी कि जो निषेचन होगा उससे पूर्व कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन सारी प्रक्रियाओं को निषेचन से पूर्व की, बिफोर फर्टिलाइजेशन, उसमें सारे इवेंट्स को, सारे प्रोसेस को शामिल किया गया है। दूसरा होता है निषेचन। इसका जो सेकेंड स्टेप आता है लैंगिक जनन का, उसमें निषेचन के बारे में हम स्टडी करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है निषेचन के पश्च घटनाएं, यानी कि जो निषेचन के बाद की जो घटनाएं होंगी, उन सारी घटनाओं को हम निषेचन के बाद की घटनाएं कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं निषेचन के पूर्व की घटनाओं के बारे में। निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, निषेचन से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। डियर, निषेचन से जो पहले की घटनाएं हैं उसमें 2 मुख्य पॉइंट हैं। सबसे पहला है युग्मक जनन और दूसरा है स्थानांतरण। आई रिपीट, पहला है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंडली इज़ द गैमेटो ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण। तो सबसे पहला पॉइंट जो है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, इसको हम विस्तार से समझते हैं। देखिए डियर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि युग्मक जनन नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। गठन प्रक्रिया का मीन्स क्या है, यानी कि जो युग्मक जनन है उसमें किस प्रकार से नर युग्मक तथा मादा युग्मक का जन्म होता है, वो किस तरीके से फिर मैच्योर होता है। इन पॉइंट्स पर युग्मक जनन के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। अब डियर, गैमेटोजेनेसिस को समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें सबसे पहला टर्म है युग्मक, दूसरा है समयुग्मकी, विषमयुग्मकी। ये क्या है? देखिए, युग्मक क्या है, एक प्रकार की आगुणित कोशिका होती है। आगुणित का मीन्स जिसमें गुणन नहीं हुआ होता है। वी नो दैट की सेल डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, एक मियोसिस एंड सेकेंडली इज़ द माइटोसिस। तो ये दोनों तरीके के विभाजन इसमें नहीं हुए होते हैं, यानी कि यह एक अगुणित कोशिका है जिसको हम युग्मक बोलते हैं। युग्मकों के कई उदाहरण हैं, जैसे कि परागकण, शुक्राणु एवं अंडाणु इत्यादि। इसके बाद टर्म आता है समयुग्मकी। देखिए, इसके नेम से ही पता चल रहा है जिसमें युग्मक कैसे हों, समान हों, यानी कि जब युग्मक एक समान होते हैं तो उसको बोलते हैं समयुग्मकी। और दूसरा आता है विषमयुग्मकी, यानी कि जब युग्मक कैसे हों, विषम हों, यानी कि एक जैसे ना हों, दोनों अलग अलग हों। जैसे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक, यानी कि शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों अलग अलग हैं, तो यह क्या है, यह एक विषम युग्मक है। आई होप कि आप इन टर्म से वाकिफ़ हो चुके होंगे, इनको समझ चुके होंगे। अब देखिए, इसकी सीधी सी परिभाषा है युग्मक जनन की। युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत युग्मकों के जनन होने की बात की जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत
युग्मकों का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। यही प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। डियर, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। जो नर युग्मक होता है उसको शुक्राणु बोलते हैं, जबकि जो मादा युग्मक होता है उसको अंड या डिंब कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? आई होप दैट कि आप अब तक इसकी डेफिनेशन भी निकाल चुके होंगे। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है, और वो युग्मक या तो नर युग्मक हो सकता है या मादा युग्मक हो सकता है। तो डियर, ये तो थी हमारी निषेचन से पूर्व होने वाली पहली घटना। अब हम चलते हैं निषेचन से पूर्व होने वाली दूसरी घटना पर। तो इसमें शामिल है युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमेटो ट्रांसफ़र। देखिए डियर, अगर आप चीज़ों को रिलेट करके समझते हैं, एक दूसरे से जोड़ कर समझते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा मेरे ख्याल से। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कैसे गैमेटो फॉर्मेशन होता था, युग्मक का निर्माण कैसे होता था। अब उनका निर्माण हो गया है, अब भाई उनका स्थानांतरण भी तो होगा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, तभी तो निषेचन की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये निषेचन क्या है। तो निषेचन के बारे में मैं आगे डिस्कशन करूँगा। वैसे आपको शॉर्टली बता दूँ, ब्रीफली बता दूँ, निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होते हैं, और संलयित होने के बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं। देखिए ना डियर, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, ताकि युग्मन यानी कि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यानी कि नर तथा मादा युग्मक जो है, मेल एंड फीमेल गेमेट जो है, वो पास पास आते हैं, ताकि उनके बीच की जो निषेचन क्रिया है वो पूरी हो सके। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अब पास पास कैसे आएंगे, क्या ये चल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। ज़्यादातर जो नर युग्मक होता है वो चलनशील होता है, और जो मादा युग्मक होता है वो अचल होता है, यानी कि चल नहीं सकता, यानी कि वो एक स्थान पर फिक्स्ड होता है, यानी कि स्थानबद्ध होता है। अब जैसे कि मैं उदाहरण ले लूँ, एक एग्जांपल ले लूँ कि जो मानव शुक्राणु है वो मेल गेमेट है, नर युग्मक है, तो वो क्या है, चलनशील है, वो चल सकता है। और जबकि जो मादा युग्मक है ह्यूमन के केस में, तो उसमें जो अंडाणु होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, कुछ शैवाल और फंजाई, उनमें क्या होता है, दोनों किस्मों के यानी कि नर और मादा दोनों युग्मक चलनशील होते हैं। डियर, ये अपवाद है केवल, ऐसा सिर्फ कुछ में ही होता है, कुछ शैवाल्स में होता है और कुछ फंजाई में होता है। डियर, अब इनके जो नर युग्मक होंगे या मादा युग्मक होंगे जो चलनशील होंगे, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, तभी तो वो पहुंचेंगे। तो इनको जो मैक्सिमम, जो अधिकांशतः जो माध्यम होता है वो जल ही होता है। ज़्यादातर ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में जल ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं। इसके अलावा वायु भी है, या कोई जीव जंतु या अन्य कारक भी इसमें शामिल हो सकता है। अगर हम पेड़ पौधों पादपों के बारे में बात करें, तो इनका जो नर युग्मक होता है वो पराग कण होता है, और ये जो पराग कण होता है इसका निर्माण पराग कोश के अंदर होता है। और ये पराग कण जो है, ये नर युग्मक है, ये किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया जल या फिर वायु या फिर किसी अन्य एजेंट के द्वारा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम हो पाता है। और पादपों का जो अंड होता है वो अंडाशय में रहता है, और एक पराग नलिका डेवलप होती है जिसके द्वारा जो है पराग कण अंडक तक पहुंचता है। कोई पौधा द्विलिंगी होता है जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मकों का निर्माण होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाइसम सटाइवा यानी कि मटर। मटर में क्या होता है, नर तथा मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, और उसमें नर युग्मक भी बनता है तथा मादा युग्मक भी बनता है। चलिए डियर, हमने अभी तक जो स्टडी किया है उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। युग्मक स्थानांतरण के अंतर्गत निम्न पॉइंट्स आते हैं, जिसमें पहला है नर तथा मादा युग्मकों का पास पास आना और
उनका युग्मन होना, जुड़ जाना। दूसरा पॉइंट आता है नर युग्मक चलनशील होता है और जो मादा युग्मक होता है अधिकांशतः ज़्यादातर अचल होता है, यानी कि चलने में असमर्थ होता है। जबकि कुछ अपवाद भी हैं, कुछ फंजाई व शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें दोनों युग्मक यानी कि मेल तथा फीमेल दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, चल सकते हैं, मोटाइल हैं। और इनको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम वाटर हो सकता है या कोई वायु हो सकता। ओके डियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो डियर, यहाँ तक हमने पूरा किया निषेचन से पूर्व होने वाली जो घटनाएं हैं उसमें 2 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। पहला युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। इसके बाद आता है निषेचन, यानी कि निषेचन से पूर्व की जो घटनाएं हैं, हमारा युग्मक स्थानांतरण तक वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो आएगा वो है निषेचन। देखिए डियर, निषेचन का सीधा सा मतलब ये है कि नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होना या उनका युग्मन होना। जैसा कि आप हैंड रिटन नोट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है और इसके परिणाम स्वरूप ही द्विगुणित युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है। यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि जब युग्मकों का, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, आपस में मिलन होता है, उनका फ्यूज़न होता है, उसी का जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं युग्मनज। और ये जो युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन एक प्रकार का प्रोसेस है और युग्मनज यानी कि जाइगोट ये क्या है, नर तथा मादा दोनों युग्मकों का संलयन है। यानी कि आपको दोनों टर्म क्लियर हो चुके होंगे, निषेचन और युग्मनज। देखिए, युग्मनज बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम निषेचन बोलते हैं। निषेचन एक प्रकार की प्रक्रिया है और युग्मनज क्या है, जो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से जो रिजल्ट मिलता है वो युग्मनज है, वो उसका परिणाम है। इसके बाद आता है अनिषेचन जनन, यानी कि पार्थोजेनेसिस। अब ये क्या होता है, देखिए नेम से ही आप पता लगा सकते हैं, उसके आगे लिखा हुआ है आ, यानी कि अनिषेक जनन का मीन्स है जिसमें निषेचन ना हो, ऐसा जनन जिसमें निषेचन हो ही ना। जब नए जीव का निर्माण बिना निषेचन के यानी कि युग्मकों के संलयन से नहीं होता है तो उस प्रकार के जनन को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं या अनिषेक जनन कहते हैं। इसका उदाहरण है रोटिफर्स, पादपों में बेस्ट एग्जाम्पल जो है रोटिफर्स का है। और कीट पतंगों की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल है मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों में जो है अनिषेक जनन होता है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। छिपकलियों में भी होती है। पक्षी का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो टर्की है, टर्की में पार्थेनोजेनेसिस होती है। देखिए, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि किसी एक ऐसे पक्षी का नाम बताएं जिसमें पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, तो आप उसमें लिखेंगे टर्की। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है निषेचन के प्रकार, यानी कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। चलिए, बाह्य निषेचन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। निषेचन का ऐसा प्रकार जिसमें युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर हो या वातावरण में हो, किसी माध्यम में हो, यानी कि शरीर के अंदर ना हो, इस प्रकार के हम निषेचन को बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन किन में होता है, कुछ शैवाल हैं उनमें बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, कुछ मछलियां हैं, मेंढक है, बॉनी फिश इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है। इसके बाद आता है आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये बाह्य निषेचन का बिल्कुल उल्टा है भाई। जिसमें युग्मक का संलयन शरीर के बाहर हो उसको हम बोलते थे बाह्य निषेचन, तो उसका जस्ट उल्टा हो गया, जिसमें युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर हो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्थलीय जीव, देखिए ऐसे जीव जो स्थल पे रहते हैं, फंजाई, सरीसृप यानी कि जिसमें सांप है
इत्यादि आते हैं। पक्षी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ तक निषेचन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके बाद आता है निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। ऐसी घटनाएं जो निषेचन प्रक्रिया के बाद होती हैं, यानी कि जब युग्मनज का निर्माण हो गया, अब क्या होगा। देखिए यहाँ से पता चलता है जब युग्मकों का संलयन होगा तो युग्मनज तो बनेगा ही बनेगा 100%, चाहे वह निषेचन कैसा भी हो, चाहे वो बाह्य निषेचन हो या आंतरिक निषेचन हो, युग्मनज का फॉर्मेशन होगा। अगर बाह्य निषेचन है तो उसमें युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होगा, और यदि आंतरिक निषेचन है तो उसमें युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होगा। तो युग्मनज के स्थिति के विकास के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंडप्रजक और दूसरा है सजीव प्रजक। देखिए अंडप्रजक में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे प्राणी जो अपने अंडों को पर्यावरण में किसी सुरक्षित स्थान पर देते हैं अंडप्रजक कहलाते हैं। जबकि इसके विपरीत सजीव प्रजक में कि ऐसे प्राणी जिसमें मादा जीवों के शरीर के अंदर युग्मनज का विकास होता है, यानी कि सजीव प्रजक में जो युग्मनज का विकास होगा वो मादा के शरीर के अंदर होगा। अंडप्रजक जो अपने अंडे पर्यावरण में रखते हैं, इन अंडों के ऊपर कैल्शियम युक्त एक कवच रहता है जो इनको इनके प्रेडेटर से, एडवर्स कंडीशन से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद ये कवच फूटता है और उसमें से शिशु का विकास होता है। इसके एग्जाम्पल्स सरीसृप के जीव जंतु हैं जैसे कि मगरमच्छ, और इसमें पक्षियों को शामिल किया गया है। जबकि सजीव प्रजकों में एक निश्चित अवधि के बाद ही मादा शिशु को जन्म देती है। सजीव प्रजकों में इसके मुख्य उदाहरण हैं सभी स्तनधारी जीव जंतु, एवं इसमें मनुष्य को भी शामिल किया गया है। युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण का रूप ले लेता है, और भ्रूण से पहले क्या होता है, कोशिकाओं में विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण से तात्पर्य यह है कि कोशिकाएं एक निश्चित स्वरूप में परिवर्तित होने लगती हैं, एक निश्चित ऊतक का निर्माण करने लगती हैं, और ये ऊतक मिलके ही विशेष अंगों का निर्माण करते हैं। जबकि पादपों के केस में क्या होता है, निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, और जो अंडाशय की भित्ति होती है वो फल भित्ति में यानी कि पेरिकार्प में बदल जाती है, जो कि फल को सुरक्षा देने में सहायता प्रदान करती है। तो ये निषेचन के बाद कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, ये आप विशेष रूप से इनको याद कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि निषेचन के बाद किस में कौन सा परिवर्तन होता है, जैसे युग्मनज भ्रूण में, बीजांड बीज में, अंडाशय फल में और अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। तो डियर, यहाँ तक हमारा लेसन फर्स्ट यानी कि जीवों में जनन कंप्लीट होता है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, और रिवीजन के लिए मैंने PDF फाइल अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक को फॉलो करके सीधे इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।